प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इससे पूर्व मुख्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ा था। आज हम सूत्र, स्टाफ एवं सहायक अभिकरण जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्य कार्यपालिका सभी कार्यों को स्वयं निष्पादित नहीं कर सकती है और न ही शासन के प्रत्येक विषय पर उसका ज्ञान व अनुभव व्यापक होता है। अतः उसे हर कदम पर विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। इसी संबंध में मुने कहते हैं कि मुख्य कार्यपालिका के पास सोचने के लिए बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारे विचारणीय तत्व होते हैं। अतः सहायता तथा समाधान के लिए उसे अत्यधिक विविधतापूर्ण जानकारी अर्थात स्टाफ की अपेक्षा रहती है। मुख्य कार्यपालिका को सहायता और परामर्श उपलब्ध कराने के लिए सूत्र व स्टाफ रूपी अभिकरण होते हैं। जहाँ सूत्र या जिसको पंक्ति अभिकरण भी कहते हैं, लाइन एजेंसी कहते हैं, इसका संबंध कमान की उस श्रृंखला से होता है जो शीर्ष संवर्ग से चलकर निम्नतम संवर्ग या कर्मचारी तक आती है। सरकार के मंत्रालय या विभाग जैसे कृषि मंत्रालय, शिक्षा विभाग, उद्योग मंत्रालय तथा ऊर्जा मंत्रालय, ये सब क्या हैं? सूत्र अभिकरण है। मुख्य कार्यपालिका या सरकार की नीतियों तथा निर्णयों का क्रियान्वयन जो है वो सूत्र अभिकरण ही करते हैं। सूत्र अभिकरणों में ये सारे सरकारी विभाग, सरकारी निगम आदि शामिल हैं। इसी प्रकार स्टाफ अभिकरण जो है इसको मंत्रणा या कर्मचारी अभिकरण भी कहते हैं। इसका संबंध उन सेवाओं से हैं जो परामर्श या सहायता के रूप में मुख्य कार्यपालिका को दी जाती है। स्टाफ अभिकरण वास्तव में सूचनाएं तथा परामर्श देने का कार्य करता है ताकि मुख्य कार्यपालिका को निर्णय लेने में क्या है? आसानी हो। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, ये सब क्या है? स्टाफ के उदाहरण हैं। और स्टाफ अभिकरण भी क्या है? 3 प्रकार का होता है। इसको हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सामान्य स्टाफ, तकनीकी स्टाफ और सहायक स्टाफ। ये जो सूत्र और स्टाफ के उदाहरण है ये वास्तव में क्या है? सैन्य प्रशासन से ली गई है। सेना में कमांडर इन चीफ से लेकर साधारण सैनिक तक कमान की क्या है? एक पंक्तिबद्ध श्रृंखला होती है। इसे पंक्ति या सूत्र एजेंसी कहते हैं। जो ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, वो क्या है? सूत्र एजेंसी है, लाइन एजेंसी है। सेना में इस लाइन एजेंसी का कार्य क्या है? युद्ध लड़ना, सीमाओं की रक्षा करना है। सेना की जो ये लाइन एजेंसी है उसके साथ साथ कुछ क्या है? अन्य इकाइयाँ भी होती है जो युद्ध तो नहीं लड़ती लेकिन सैन्य अधिकारियों हेतु और सैनिकों हेतु क्या है? आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है। जैसे खाना बनाने की इकाई, गोला बारूद की सप्लाई की इकाई, चिकित्सा व नर्सिंग की इकाई, गुप्तचर इकाई, राडार की इकाई तथा इंजीनियरिंग की इकाई। ये इकाइयाँ क्या करती है? युद्ध अथवा सैनिकों के वास्तविक कार्य में भाग नहीं लेती, ये लड़ाई नहीं लड़ती, लेकिन सहायक सेवाएं उपलब्ध कराती है। सेना के सूत्र अभिकरण को सहायता पहुंचाने वाली ये जो इकाइयां हैं ये क्या कहलाती है? स्टाफ इकाइयां कहलाती है, स्टाफ एजेंसी कहलाती है। सूत्र और स्टाफ का यह भेद जो है सेना से क्या है? सेना के प्रशासन से क्या है? लोक प्रशासन में आया। किंतु लोक प्रशासन में सैन्य प्रशासन की भांति पूर्ण व स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना सरल नहीं है। इसीलिए कई बार लोक प्रशासन में सूत्र और स्टाफ अभिकरणों की व्याख्याएं जो हैं वो स्पष्टतापूर्वक नहीं हो पाती। लोक प्रशासन में सूत्र और स्टाफ अभिकरण का पूर्ण तथा स्पष्ट विभाजन सरल नहीं है क्योंकि राज्य के कार्य तथा विशेषज्ञता के प्रसार से क्या है? प्रशासनिक संगठनों की क्या है? जटिल बना दिए हैं। इसके अलावा सूत्र व स्टाफ अभिकरणों का विभाजन सुविधा की दृष्टि से किया जाता है। यह कोई संवैधानिक बाध्यता अथवा कानूनी प्रावधान नहीं है। सामान्यतः सूत्र और स्टाफ का विभाजन या वर्गीकरण मुख्यतः सत्ता, उद्देश्य तथा कार्य पद्धति के आधार पर किया जाता है। सूत्र व स्टाफ का विभाजन प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पाया जाता है। जहाँ जैसी मुख्य कार्यपालिका होती है वैसी ही सूत्र व स्टाफ अभिकरण भी होते हैं। अब हम सूत्र अभिकरण के बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत में सरकारी विभागों, मंत्रालयों, लोक निगमों, इन सभी को क्या है? सूत्र अभिकरण कहते हैं। जनसाधारण तक बुनियादी सेवाएं पहुंचाने वाले तथा सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी प्रशासनिक जो
अभिकरण है या जो एजेंसी है वो क्या कहलाती है, लाइन या सूत्र एजेंसी कहलाती है। यदि डेफिनेशन को देखा जाए तो वाइट कहते हैं कि सूत्र अभिकरण उन प्राथमिक उद्देश्यों से संबंधित होते हैं जिनके लिए शासन या संगठन स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार अल्बर्ट लेपावस्की भी कहते हैं कि सूत्र अभिकरण में सत्ता तथा उत्तरदायित्व की रेखाएं ऊपर से नीचे तक क्या है, फैली रहती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के विभाग, सरकारी निगम, स्वतंत्र नियामकीय आयोग, ये सब क्या है, सूत्र अभिकरणों के उदाहरण हैं। भारत में अगर बात करें तो सरकारी विभागों में रेलवे, कृषि, शिक्षा, परिवहन, संचार, डाक, उद्योग, गृह मंत्रालय, ये सब क्या हैं, सूत्र अभिकरण है। सरकारी विभाग सूत्र अभिकरण है। सरकारी निगम जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, RBI है, LIC है, दामोदर घाटी निगम है, ये क्या है, सरकारी निगम भी क्या है, सूत्र अभिकरण है। इसी प्रकार अन्य कुछ विशिष्ट अभिकरण भी हैं, जैसे स्वायत्तशासी संगठन के रूप में एम्स जो है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो है, वो भी क्या है, एक सूत्र अभिकरण है। इसके पश्चात हम सूत्र अभिकरणों की विशेषताएं और कार्यों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सूत्र अभिकरण जो हैं संगठन के प्राथमिक उत्तरदायित्व जो होते हैं, दायित्व जो होते हैं, उनकी पूर्ति करते हैं। प्राथमिक कार्यकलाप अपने आप में पूर्ण होते हैं, जबकि द्वितीयक जो कार्यकलाप होते हैं प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति के साधन होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पहले उदाहरण पढ़ा था, जो युद्ध है सेना का काम, जो वो मुख्य कार्य हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार जो प्रशासन में जो संगठन है उनका जो मुख्य प्राथमिक कार्य होता है वो सूत्र अभिकरण करते हैं। सेकेंडरी कार्य जैसे सेना में आपने देखा था कि गोला बारूद की सप्लाई है, जो जख्मी या घायल जो सैनिक हैं या सेना के जो अफसर हैं उनको चिकित्सा सुविधा देना है, वो सब क्या है, सेकेंडरी कार्य माने गए। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो सेकेंडरी कार्य है वो स्टाफ करता है और प्राथमिक कार्य क्या करता है, सूत्र करता है प्रशासन में। जैसे हम उदाहरण की दृष्टि से देखें, भारतीय रेलवे क्या है, एक सूत्र अभिकरण है, जिसका प्राथमिक कार्य है यात्रियों और सामान को यहाँ से वहाँ ले जाना। रेल मंत्री से लेकर ट्रेन के ड्राइवर तक प्रत्येक जो कर्मचारी है वो सूत्र अभिकरण है। किंतु रेलवे के संचालन में सहायता देने वाला भर्ती बोर्ड है, प्रशिक्षण संस्थान है, रेलवे निर्माण की शाखा है, रेलवे पुलिस जो है, ये सब क्या है, स्टाफ अभिकरण है, ये सहायता देते हैं इनको। यह स्टाफ अभिकरण सूत्र अभिकरण की सहायता करता है। विधायिका द्वारा नीतियों कानूनों के अंतर्गत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सूत्र अभिकरणों की स्थापना की जाती है। संगठन के प्रमुख या प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति ही सूत्र अभिकरणों का कार्य है। शिक्षा प्रसार के प्रमुख उद्देश्य से बना विश्वविद्यालय एक सूत्र अभिकरण है, किंतु विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्यरत लेखा शाखा, परीक्षा शाखा, पुस्तकालय स्टाफ अभिकरण है, क्योंकि ये शिक्षण से क्या है, प्रत्यक्ष संबंधित नहीं होते। तो इस प्रकार से क्या है, प्राथमिक दायित्वों की जो पूर्ति है वो सूत्र अभिकरण करता है। दूसरा जो इसकी विशेषता और कार्य है वो है सूत्र अभिकरणों को निर्णय लेने, आदेश देने, नियंत्रण करने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए पुलिस विभाग एक सूत्र अभिकरण है, जिसमें पुलिस महानिदेशक से लेकर सिपाही तक सभी कमान की पंक्ति से जुड़े हैं, जो कानून व्यवस्था के प्राथमिक कार्य के लिए उत्तरदायी है। अतः आवश्यक निर्णय लेते हैं, आदेश देते हैं। पुलिस विभाग का प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्टाफ है। इसी प्रकार अगला जो है वो है कि सरकारी नीतियों, कानूनों तथा विधायिका व कार्यपालिका द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो सूत्र अभिकरणों की होती है। जैसे समाज कल्याण से संबंधित सभी सरकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन का जो दायित्व है वो कल्याण मंत्री तथा उसका विभाग करता है। अतः यह क्या है, सूत्र अभिकरण का भाग है। इसी प्रकार सूत्र अभिकरण आम जनता से सीधे जुड़े रहते हैं तथा प्रत्यक्षतः नागरिकों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। लोक प्रशासन का यह भाग कटिंग एज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। जनसाधारण को व्यवहारिक स्तर पर सेवाएं प्रदान करने वाले लोक सेवकों को लेपावस्की ने स्ट्रेट लेवल ब्यूरोक्रेट नाम दिया है। तो इस प्रकार से क्या है, ये आम जनता से क्या है, सीधे जुड़े होते हैं। इसके बाद में सूत्र अभिकरणों पर मुख्य कार्यपालिका का सीधा नियंत्रण होता है। सूत्र अभिकरण मुख्य कार्यपालिका के नियंत्रण निर्देशन में कारण करते हैं तथा उसके प्रति जवाबदेह भी होते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री के नीचे स्वास्थ्य मंत्री हैं, फिर स्वास्थ्य सचिव हैं, स्वास्थ्य निदेशक हैं, चिकित्सक हैं। ये एक पंक्ति बनी होती है जो नियंत्रण और जवाबदेहिता को क्या है, सुनिश्चित करती है। तो इस प्रकार से
सूत्र अभिकरण जो है निम्न कार्यों को संपादित करता है और ये ही इसकी क्या है विशेषताएं।